नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हर शनिवार TV9 डिजिटल पर वो बात जिसका है आपसे सीधा सरोकार, और आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो हर घर से ताल्लुक़ रखती है, जिससे हर माता पिता प्रभावित होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के बारे में कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, यानी विद्या वो है जो हमें बंधन से मुक्त करती है। फिर ये कौन सी पढ़ाई है जो हमें लगातार बंधनों में जकड़ती जा रही है, वो भी फीस के बंधन में। और ऐसे कैसे शिक्षालय हैं जो अगर आप फीस नहीं भरते तो नाम काटने की धमकी से कहीं आगे बढ़कर पेरेंट्स को बाउंसर लगा के बाहर निकालते हैं। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस संदर्भ में कोई हल निकले ना निकले, कम से कम एक दिशा आपको मिल जानी चाहिए कि आगे क्या इसमें काम हो रहा है या होना चाहिए। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, मैं उनसे परिचय कराऊं। हमारे साथ सबसे पहले अपराजिता गौतम हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन की ये सदस्य हैं और इन्होंने फाउंड किया था इसको, और 10 साल से लगभग ये अभिभावकों के हक की आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दिल्ली स्कूल एसोसिएशन के सलाहकार हैं, हालांकि वो इस परिचय से अपना थोड़ा झिझकते हैं, शायद स्कूलों की जिस तरह की मौजूदा समय में हरकतें हैं उनसे। YP पुरंग साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस मामले में कानूनी पक्ष क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, या आगे क्या होना चाहिए, वो सब हमें तफसील से बताने के लिए संजय चड्ढा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम मौजूदा जब संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वो खबर जिसने सबको बहुत परेशान किया, और लोगों को बार बार इसलिए बताना ज़रूरी है, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, एक खबर होती है उससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि कोई स्कूल इस हद तक आ जाए कि फीस नहीं भरी है तो वो पेरेंट्स को बाहर निकालने के लिए बाउंसर्स का इस्तेमाल करें। अपराजिता जी, आपने ऐसा पहले कभी देखा है, या ये जो घटना हुई इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं कि क्यों बात यहाँ तक पहुँच गई? प्रमिला जी, पहले शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला फीस नहीं भरी है। ऐसा नहीं है, फीस भरी है। जो कानूनी रूप से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है वो फीस भरी है। यहाँ मुद्दा गैर कानूनी फीस की डिमांड का है, मतलब वो एक डिफरेंशियल अमाउंट का है जो पेरेंट राजी नहीं है देने को, जिसको हम गैर कानूनी फीस कह रहे हैं। कानूनी रूप से सारी फीस भरी है। दूसरा जो आपने पूछा, बाउंसर्स बुला के बच्चों को इस तरह से ये व्यवहार बहुत कॉमन है। पिछले 10 सालों से मैं देख रही हूँ, जब हमारी शुरुआत हुई थी हमारे स्कूल ने भी बाउंसर्स बुलाकर बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ भी मैन हैंडलिंग की थी। तो ये कोई नया नहीं है, बट ये है कि कुछ चीज़ मीडिया में उठती, कुछ चीज़ें नहीं उठती है। अब यस, यहाँ पर भी पेरेंट्स जो फाइट कर रहे हैं या बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि मैं लॉ अबाइडिंग पेरेंट हूँ, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, हमारे देश का सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ, तो मैं वो फीस भरूँगा जो सरकार द्वारा निर्देशित है या उनके द्वारा जो बोला गया है। बट समस्या ये है, एग्जाम्पल, सरकार बोलती है 5,000 पे आप 10% हाइक करके पेरेंट्स से कलेक्ट कर लीजिए, तो 5,500 बनता है। अगर स्कूल में आपसे पूछूं, स्कूल कहते नहीं मैं 8,000 लूंगा, तो क्या पेरेंट को 5,500 की जगह 8,000 पे करनी चाहिए? कानूनी रूप से बिल्कुल पे नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो डिफरेंशियल अमाउंट है करीबन 2,500 का, उस पे झगड़ा है। 5,500 रुपया पेरेंट हर बार चेक के जरिए स्कूल को पहुंचा रहा है। तो आप बहुत लंबे वक्त से ये सब देखती आई हैं और आपने कहा यही होता आया है, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन संजय जी, सिर्फ ये कह देना दुखद है, क्या ये चलता है? क्या ये जायज़ भी है? इस तरह धक्का मार के बाहर निकाल देना या अतिरिक्त फीस वसूलना, क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है, क्या है? कानून क्या कहता है इस बारे में? 2 बहुत स्पष्ट बातें। पहली चीज, पेरेंट्स को धक्का मार के बाहर निकाल देना ये इनह्यूमन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। बच्चों को अलग बिठाना, ऐसे बच्चे जिन्होंने कम शुल्क दिया है, कम क्यों दिया है? कम इसलिए स्कूल के हिसाब से नहीं दिया, जैसे अभी प्रमिला जी बता रही थी। ऐसे बच्चों को अलग जगह पे बिठाना इनह्यूमन अर्थात अमानवीय है, और अगर ये चीज अमानवीय है तो कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ऐसे बच्चों को, ये अमानवीय कृत जो स्कूलों का है उसे इमीडिएटली रोका जाए, पहला। दूसरा, जो स्कूल हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि आप
बच्चों का जो हर्जा हुआ है इस दौरान, जैसे 4 या 6 क्लासेस नहीं कर पाए हैं, उनको अलग से उसको पूरा करें, नॉर्मल तौर पे बच्चों को अटेंड करने दें। और ये जो इशू है जब तक रिजॉल्व नहीं होता, उनके किसी भी व्यवहार में अगर दोगलापना या दोहरापना दिखेगा कि जिस बच्चे ने पूरी शुल्क दे दिया है उससे और दूसरे बच्चे को कहीं पे भी अगर दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो वो सहनीय नहीं है और सरकार उसको सहन नहीं करेगी, पहली चीज। और दूसरा आपका सवाल था कि क्या ये जो दो फीसें मांगना और सरकार कह रही है कि 5,000, मैं इनके शब्द चुरा रहा हूँ, 5,000 और स्कूल कह रहा है 8,000, एक हो सकता है हाइपोथेटिकल हो, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें देखिए ये द्वंद्व समाप्त कैसे होगा? स्कूलों को और सरकार को एक मेज पे बैठ के इस द्वंद्व को, इस जो ये डिफरेंस है, इसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स को तो एक आदेश का पालन करना है, एक मूक आदेश का पालन करना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर सरकार ने ये कहा है 5,500 रुपए और स्कूल फिर भी 8,000 मांग रहा है, उसका क्या कारण है? इस चीज को, इसका निवारण सिर्फ यही दोनों लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट्स। ये अलग है इस पूरे ढांचे से। पुरंग साहब, एक लंबे वक्त से आप भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जैसा इन्होंने बताया कि कोर्ट ने भी कहा है ये गैर कानूनी भी है, दुखद भी है, अमानवीय भी है। तो ऐसा तो नहीं है कोर्ट ने अभी कहा होगा ऐसी घटनाएं आपके क्या ज्ञान में, आपके संदर्भ सामने कभी आई हैं? और अभी तक स्थिति क्यों नहीं सुधरी? जो स्कूल जिसमें यूनिफॉर्म होती है इसलिए है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो, बच्चों को इस कदर अलग बिठा दिया जाएगा, उनको दूसरे तरह का फील कराया जाएगा, लाइब्रेरी में बिठा दिया, लाइब्रेरी में बिठा दिया। आप बताइए। आपका कहना बिल्कुल उचित है। अगर हम बच्चों के साथ कोई सौतेला व्यवहार करते हैं, अगर उनके मन को कष्ट होता है, उनकी आत्मा दुखी होती है, या उनके पेरेंट्स को बुरा लगता है, ये कभी भी कहीं पर भी किसी विद्यालय में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं 1-2 ही विद्यालयों की, जहाँ पर कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ऐसा होता है। और ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? मेरी क्या शिक्षा निदेशालय की तरफ से क्या मेरी योग्यता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? स्कूलों की कितनी उसमें जिम्मेदारी है, वो उसको पूरा कर सकते हैं। फिर तीसरी एक स्टेज आती है कोर्ट्स की। कोर्ट्स के डायरेक्शन क्या कहते हैं? अभी मुझे एक फीस के बारे में ही हम ये सोचते हैं, और ऐसा हाई कोर्ट का एक आदेश है कि स्कूल अपने हिसाब से फीस बढ़ा सकते हैं, और ये हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसके अनुसार कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ाई, कुछ ने 10% बढ़ाई, कुछ ने 5% बढ़ाई। और बहुत सारे स्कूल ये सोच करके फीस बढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार के हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, कितनी उनकी आमदनी है उनके माता पिता की, उसके हिसाब से को हमने दोनों एक साथ रहना है, हम उसके हिसाब से उनको साथ लेकर के चले। और ये समस्या कहीं नहीं आती, 2-4 स्कूलों में ही आती है जिनको हम जिसके पीछे लोग भागते हैं। और ये कहना कि सारे स्कूलों में, ये मैं मानता नहीं हूँ। नहीं तो क्या वो पेरेंट्स की गलती है? आप देखिए कि किसी भी माँ बाप का सपना होता है कि भले ही पेट काट के पढ़ाए लेकिन अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। या तो वो अच्छी एजुकेशन सब जगह मुहैया हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं 2-4 नाम में ही तो उन स्कूलों में है, तो वहाँ पेरेंट्स, मैं कह रहा हूँ है, मुझे मालूम नहीं है एज ए पर्सनल, मैं तो जो अखबारों में पढ़ा और जैसे आप कह रही हैं, मेरा ये सवाल आप सभी से है कि क्या ऐसा है कि मतलब जिन नामों पे हम पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई एक उसका पैमाना नहीं होगा कि इतनी ही फीस लगनी चाहिए, या पेरेंट्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करके एक बार उन्होंने कर दिया कि भले ही हमें कितना कष्ट हो लेकिन हमारा सपना है बच्चा अच्छी जगह पढ़े, लेकिन उसके बाद फीस बढ़ती चली जा रही है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे कानूनी व्यवस्था क्या है वो बता सकता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में। 1993 में 1993 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में क्लियरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को एजुकेशन दिलवाना ये सरकार की ड्यूटी है। और एक बात, और दूसरा, बच्चों
का ये फंडामेंटल राइट है। आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य बाध्य है उनको पालन करने के लिए। तो 14 साल की उम्र तक के बच्चे से तो आप पूछ भी नहीं सकते फीस के विषय में, कानून की व्यवस्था। अब मेरे को एक और जजमेंट याद आ रहा है, देखिए संजोग की बात है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, मॉडर्न स्कूल का केस हुआ करता था एक। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमको ये देखना है कि कहीं जो शिक्षा है इस देश में, इस दिल्ली प्रदेश के संदर्भ में था, लेकिन मैं देश के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकता हूं कि कहीं ये कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ तो हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा। और अगर ऐसा है तो उस कॉमर्शियलाइजेशन को रोकना होगा। हाँ। बल्कि यहां तक इसी जजमेंट में मुझे याद पड़ रहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारों को फंड बनाना चाहिए, एक डेवलपमेंट फंड। अगर किसी स्कूल के पास कोई खामी है तो सरकार पैसा दे के उसको पैरेलल लाए। तमाम स्कूलों में जो है जो भागा दौड़ी लगी हुई है कि मुझे एक्स स्कूल में जाना और मुझे वाई स्कूल में ही जाना है, वो उसमें थमनी चाहिए वो। तो इसलिए ये 2-3 जजमेंट जो हैं जो ये कानून की व्यवस्था को बताते हैं। और हमारा अदरवाइज ऑल्सो आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो हम एक वेलफेयर स्टेट है। बड़ा कष्ट होता है बताते हुए कि हम उस बिंदुओं से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनसे परे जा रहे हैं। आपने जो जजमेंट आपने ही बताया, आपने 93 के जजमेंट से शुरुआत की, यानी हम लगभग 32 साल बाद आज ये भी बात कर रहे हैं। अगर आप सोचिए हम फिर उसी ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो कितना सुधार हुआ होगा या क्या ही सुधार हुआ होगा। फीस का कोई तय पैमाना है क्या पुरंग साहब कि इतनी ही फीस लग सकती है, किस आधार पे होती है? क्योंकि एक आप बता दीजिए, उसके बाद मेरे पास तमाम स्कूलों की जो फीस लिस्ट है वो है, और उसमें वो किस उसका ब्रेकेज है उस पर भी हम बात करेंगे। तो कोई तय पैमाना है कि किस आधार पर फीस देते हैं स्कूल? देखिए, फीस का कोई तय पैमाना नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर कितनी सुविधाएं हैं, कहाँ तक हम उस बच्चों को ले जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा हटके है। ये हमारे वीकली बाजार लगते हैं, जी। वहाँ छोले भटूरे की प्लेट 15 रुपए की ठेले वाला देता है। वही आपको डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट जो उसी रोड पे हैं वो 150 तक लेकर के जाते हैं पर प्लेट। और हर जगह आपको भीड़ मिलेगी अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन जब हम कहते क्या हम वहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं कि इतनी फीस हम क्यों नहीं दे सकते, हम ये क्यों मतलब इतना चार्ज कर रहा है। सारी प्रॉब्लम हमारे डिपार्टमेंट में कभी भी इस तरह की नहीं रही। ये बहुत दुखद और बहुत विडम्बना वाली बात नहीं। हम अल्टीमेटली होटलों से तुलना कर रहे हैं कि 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, उसके आधार पर आप तो मिशन नहीं है ना, बिजनेस है। नहीं, बिजनेस। मैं अगर आपको पानी पिलाऊंगा, आप पानी पिलाओ, प्यास लगी है, मैं पानी एक गिलास लेकर के कुएं से आपके पास जाता हूँ, और वो अब उसकी जगह अगर मैं इसको डिब्बू साथ में जोड़ के डाल करके लेके जाता हूँ, फर्क पड़ेगा ना। तो इसी तरह से ठंडा है, गर्म है, क्या चीज़ है। असली प्रॉब्लम शुरुआत ये हुई, हमारे स्कूलों में कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में कार्य करत था और रहा हूँ। 30-35 साल मैंने उसमें सर्विस की है। एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम ए वेरी हाई पोजीशन एज एडिशनल डायरेक्टर। कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं थी, आपस में लोग बैठ करके डिसाइड करते थे, पेरेंट्स भी होते थे और जब चलता था। जब 15 में दूसरी सरकार एक हमारी आई, उन्होंने एक बैन लगा दिया कि 6 साल तक उन्होंने किसी स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी। सुनिए, उसके साथ आपको सोलर पैनल लगाना है, नो फीस इंक्रीज। आपने वाटर हार्वेस्टिंग करना है, नो फीस इंक्रीज। आपने डॉक्टर अपॉइंट करना है, नो फीस इंक्रीज। आपने ये करना है, आपने फायर फाइटिंग का लेना है, दुनिया भर की चीज़ें हमें तैयार करनी है। बिजली कमर्शियल रेट से देनी है, पानी कमर्शियल रेट से आपको चार्ज होगा, हाउस टैक्स है 3 टाइम्स कमर्शियल रेट हो रहा है। तो स्कूल कहाँ से आएगा? स्कूल की दी ओनली सोर्स ऑफ, हमें दोनों को देखना है ना। बिल्कुल। सोर्स एक स्कूल के पास काहे का है? किस चीज़ का है? फीस का। अब फीस को ही वो करते हैं। अब इतनी हमारे पास जितनी फीस आती है उसके हिसाब से हम उसकी फैसिलिटी। अब जब कहते हैं ना कि 2 स्कूलों, वो स्कूल जो ज़्यादा फीस ले रहे हैं, क्यों बढ़ ले रहे हैं?
एयर कंडीशनड है, बड़े कमरे हैं, टीचर की प्रोपोर्शन 20 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 40 बच्चे बैठे हैं, कुछ स्कूल 60 बच्चे लेकर भी बैठा हुआ है। इन चीज़ों से तो हर एक की एक फीस एक साथ नहीं हो सकती। कोई 4 एकड़ पे बना हुआ है, कोई 100 गज के ऊपर बना हुआ है। राजिता जी, बात वहीं आ गई, तो फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते अपने बच्चों को? पढ़ाना भी आपको बिल्कुल अच्छे स्कूल में है, उसके बाद आपको फीस का रोना भी है। आपने बिल्कुल सही बोला प्रमिला जी, यही हो रहा है कि जब पेरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेके, एजुकेशन अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी, बिनिस्बत इसके ये देखे कि कहाँ गलती हो रही है या स्कूल कहीं पर गलती कर रहा है, उस पर एक्शन ले। उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि आपको समस्या है, आप सरकारी स्कूल में चले जाइए। बट मेरा ये प्रश्न है, मैं सरकारी स्कूल में क्यों जाऊँ? आपने रिकॉग्निशन दिया, आपने सोसाइटी एक्ट में उनको ज़मीनें दी, कौड़ी के दाम पे। आपको पता है, मैं डीडी लैंड के स्कूल्स की बात करूं, वो बहुत कम अमाउंट में उनको ज़मीनें मिलती हैं। जब आप एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करवाते हो, आप एक तरह से ओथ लेते हो कि मैं नो प्रॉफिट में लॉस में जाऊंगा और मैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं। इधर आप सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आपने उसको वायलेशन कर रहे हो, डीडीआर से आप लैंड ले रहे हो, उसका वायलेशन कर रहे हो, एजुकेशन से जब आप रिकॉग्निशन ले रहे हो, उसका भी वायलेशन कर रहे हो। जब एक सरकारी अधिकारी मेरे पेरेंट को ये कहता है, जब पता चलता है, वो कहता है जी सरकारी स्कूल में चले जाओ, हमारा ये कहना है सर हम तो सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। बीइंग द गवर्नमेंट ऑफिसर, आपने सरकारी स्कूलों में उनको बेहतर बनाने के लिए क्या किया? पहला। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों पे कहीं तो आप लगाम लगाओ। सर ने जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स की बात की, कोर्ट के ऑर्डर जहां पे स्कूलों को ओपन दे रहा है, स्पेस दे रहा है कि आप अपनी फीस का निर्धारण खुद कर सकते हो, एग्री, बट वहां पर यह भी कह रहा है कि आपको कॉमर्शियलाइजेशन नहीं करना। आपका ध्यान मैं आप कॉमर्शियलाइजेशन पे लेना चाहूंगी। आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, आज आप दिल्ली में, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली में प्लीज आप कैमरा घुमाइए। दिल्ली के मोस्टली बड़े नामी गिरामी स्कूलों की मैं बात करूं, झगड़ा इन्हीं का है, मेजरली झगड़ा इनका है। आज इन स्कूलों में स्कूल की प्रॉपर्टी, खासकर डीडीए वाले भी देखेगा, आज की इन प्रॉपर्टी को आउटसोर्स किया हुआ है। वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, किसके? फुटबॉल, टर्फ जिसका पैसा मैंने दिया, जिसका एनडी हम दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, आज आप उसको ओपन पब्लिक के लिए कैसे खोल रहे हो? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने परमिशन दी? दिस इज कॉमर्शियलाइजेशन। आज आप स्विमिंग पूल को, 1-2 स्कूल तो ऐसे हैं जिसने 4th फ्लोर पे स्विमिंग पूल बनाया। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है आपको स्विमिंग पूल बनाना है? क्या पेरेंट्स ने डिमांड की थी? नहीं डिमांड की थी। आप स्विमिंग पूल बना रहे हो, अभी टाइम है, अब 2-3 महीने के लिए आप उसको आउटसोर्स कर दोगे। आप जाके देखिए 5-5 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। क्या अपने फाइनेंशियल्स में वो अपना दिखा रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं यस हम कॉमर्शियलाइजेशन करें? दीज आर द पॉइंट जो कॉमर्शियलाइजेशन। और एक तरफ एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जब हम इसको स्टडी किया, पिछले 15-20 दिन से मैं इसको स्टडी कर रही हूँ, सरप्राइजिंग फिगर सामने आई है कि इन्हीं नामी गिनामी जो लिमिटेड डेटा है उसको स्टडी करने के बाद पता चला ईडब्ल्यूएस की सीट्स 50% ईडब्ल्यूएस की सीट्स गायब है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने ऑर्डर्स कह रहे हैं कि इस स्कूल ने इस एरिया में, इस ईयर में 4%, 5%, 10%, 15% सीट दिए, बाकी सीट्स कहाँ हैं? तभी मैंने बोला चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं है। आज मेरे घर के आसपास कोई चोरी हुई तो थानेदार रिस्पॉन्सिबल होता है, एसएचओ होता है, राइट? वो बीट ऑफिसर को, उन सबको जाके उनसे इंक्वायरी की जाती है। तो जो ऑफिसर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, आपकी स्कूल में जब एसएमसी बनती है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ डीडी नॉमिनीज होते हैं और डीडी लैंड पर हैं तो एबी नॉमिनी, 2 या 4 अधिकारी होते हैं। ये सरकार की आंखों का, सीसीटीवी का काम करते हैं। ये नदारद है, यहाँ से समस्या है। यहाँ पर जब मेरा बेस ठीक नहीं होगा तो मेरी इमारत गिरेगी। संजय जी, तो जैसा इन्होंने बताया, तो इंग्लिश मीडियम जो फिल्म आई थी वो सबने देखी, किस तरह ईडब्ल्यूएस कोटे का इस्तेमाल करके और वहाँ पर दाखिला लिया गया। तो एक वो जो एक तरीका हो सकता है, वो कम से कम अब पूरी जनता की नज़रों के सामने है और रहा ही होगा खुल्लम खुल्ला, इसलिए इस तरह वो सिनेमा तक पहुँचा। दूसरी बात ये है, जब सब बात ये कर रहे हैं कि 2-4 स्कूलों की बात है, 2-4 स्कूलों की बात है, तो क्या सरकार इन 2-4 स्कूलों के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था की बदनामी मोल ले सकती है? क्या बस 2-4 स्कूलों की बात वाकई है? और दूसरा, इन्होंने जैसे बात की कि स्विमिंग पूल खोल लेना, आप देखेंगे कोई भी स्कूल होता है तो उसके बाद जो पढ़ाई है वो तो चल ही रही है,
मिड डे मील की बात कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी हॉबी क्लासेस शुरू कर देते हैं, तमाम अलग तरह के या बच्चों को टूर पे ले जाने के नाम पर बच्चों से पैसा वसूला जाता है, जिसमें उनकी ही अपनी दूसरी कंपनियां काम कर रही होती हैं। तो ये एक पैरेलल चल रहा होता है व्यवस्था। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं शुरुआत अपनी इस जवाब की करना चाहूँगा, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कानूनी जो चीज़ें हैं वो क्या चाहती हैं? हमारे जो देश के निर्माता थे, उन्होंने क्या चाहा था, जिस परिपाटी को लेके आज हमारी जुडिशरी भी आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने सदैव कभी भी ये नहीं चाहा कि कॉमर्शलाइजेशन हो और ये तमाम चीज़ें, ये कानून की व्यवस्था ये है। अब उनमें इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, जैसा अभी हमने, ऐसी परिस्थिति में ऐसी चीजें भी बाहर निकल के आ रही हैं। देखिए, 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। अभी जो आज की सरकार है, उन्होंने सारे स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट्स मंगाए हैं। आप स्तब्ध रह जाएंगे, 1660 जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार के, आशीष सूद जी का, जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका मैसेज ये आया है कि सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। ये 100 दिन सेवा के दिन हैं, संकल्प के हैं और दिल्ली के सुनहरे भविष्य के हैं। कि विश्वास के 100 दिन हैं और इसका पूरा श्रेय दिल्ली की जनता को देना चाहता हूँ। हमारा संकल्प है विकसित दिल्ली, सशक्त दिल्ली। तो 100 दिन का पूरा होने का जो आप कह रहे हैं, उन्होंने ऑडिट मांगा है, वो अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड लेकर तैयार है। मैं वही बता रहा हूँ, 1670 या 80 स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट मांगी और आप स्तब्ध रह जाएंगे। सिर्फ अभी तक 600 स्कूलों ने ऑडिट रिपोर्ट दी और वो ऑडिट रिपोर्ट को देखा जा रहा है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आज जब इन सारे स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट सामने होगी, उससे पता चलेगा क्या आया क्या गया, कौन से व्यवस्था से क्या चल रहा है। क्योंकि एक बात ये भी हमें हमेशा माइंड में रखनी पड़ेगी कि स्कूल पैसा भी यहीं से ही ला रहे हैं और यहीं पे अगर खर्च रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात। जहां तक जमीनों की बात है, इतनी महंगी जमीन है भाई, वो 100 साल पहले दी हुई जमीनें भी दी हैं। मॉडर्न स्कूल 1932 में मेरे ख्याल है शुरू हुआ, और इस तरीके से बाकी और भी चीजें हैं। कहने का मतलब, या 25 में उनके 100 साल अभी पूरे हुए शायद। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, एक ऐसे मॉडल को डेवलप करने की आवश्यकता पहले भी थी, पहले काम हुए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी मॉडल को डेवलप करना है जहां पे एक बैलेंस बन के जो सरकार की नीतियां हैं उनको समावेशित करते हुए प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, मॉडर्न स्कूल हो, उच्च कोटि की शिक्षा मिले बच्चों को। सिर्फ जैसे कि एक बहुत बड़ा, हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मोरालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी भी प्रकार से बच्चों का जो उत्थान होना चाहिए कि राष्ट्र के लिए क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, चैरिटी बिगन्स एट होम, यहीं पे हमको रहना। लेकिन उद्देश्य आज की शिक्षा नीति का ये हो गया है कि अब बच्चा जब बड़ा होगा तो कितने रुपए कमाएगा, ये बच्चा शुरू से पैसे की तो ये गलत, ये चीज बिल्कुल गलत है। मॉरल समझाने, पंचतंत्र पढ़ाना बंद हो गया है। ये चीजें बहुत बहुत अहम है। एक बार यहां पर रुकना होगा, हमको सोचना होगा और निर्धारित करना होगा कि कैसा भविष्य हम चाहते हैं। नई शिक्षा नीति तो आई है, नई फीस नीति आएगी सर। नई शिक्षा नीति में इन सारी चीजों का समावेश किया गया है। किस आपने प्रकार एक लंबा वक्त गुजारा है, तो ये जैसे की बात कर रहे थे कि मतलब इतना सब कुछ देखा है, जांच कमेटियां तो हमने बहुत देखी, लेकिन नतीजा मैं बता रहा हूं ना, ये कमी है हमारी। आप देखिए, हमारी में आप किसको शामिल मैं हम सभी की एक तरह से समझ लीजिए। शिक्षा निदेशालय के पास हर एक स्कूल 31 मार्च से पहले अपने सारे अकाउंट्स भेजता है। मेरा इतना नुकसान है, मेरा इतना फायदा है। इट इज फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टू एग्जामिन दैट। और वो डायरेक्टरेट एजुकेशन उसके एग्जामिनेशन करने के बाद उसी में उसका प्रपोजल होता है स्कूल का कि मेरी 5% 10% फीस बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज वी विल नॉट सर्वाइव। तो वो अलाउ करते हैं, और ना भी करें अंडर TMA पाई के जजमेंट जो 2002 का 3 का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 13-11 बेंच का था कि देयर इज ए फुल ऑटोनॉमी टू द स्कूल्स टू रन बट एज पर नॉर्म्स। और उसमें कॉमर्शियलाइजेशन, जैसे आपने कहा, नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटियरिंग नहीं होना चाहिए। बट हु इज टू डिसाइड दिस? एवरी ईयर
वी कांट मूव। 31 मार्च के बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमने अपने सारे अकाउंट्स डायरेक्टरेट को नहीं दिए हुए। 31 जुलाई को हमें देना पड़ता है वो सारा का सारा। दिस इज द ऑडिटेड, वो हमारे बैलेंस शीट है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रूव्ड है। अब आप देखिए पिछले 15 साल जब ये पीछे सरकार थी, एक भी हमें रिपोर्ट नहीं मिली। और पहला एक वो था कि फीस बंद, नो फीस, 6 साल फीस नहीं बढ़ी। उसी समय 2016 में क्या हुआ, पे कमीशन आ गया। पे कमीशन में हर टीचर की, हर एम्प्लॉय की 40% इंक्रीज हुई। बट आप अपना हिसाब से जो फीस ले रहे थे वो उसमें एडजस्ट नहीं होती। फिर उसके बाद ऊपर से इतनी सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट को, ये डिपार्टमेंट को मिल के सोचना चाहिए कि ये जो हम सारा कर रहे हैं, जो स्कूल के ऊपर हमारी जिम्मेवारी है। और फिर हमारे एक स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है, डिफरेंट स्टैंडर्ड। और वो जो छोटे झोंपड़ी झुग्गी में स्कूल खुले हुए हैं, जे कॉलोनीज में खुले हुए हैं, भले ही उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ी फीस लेकर के दे रहे हैं तो वो राष्ट्र का निर्माण का भी तो वही काम कर रहे हैं। उनको भी तो शिक्षा मिलनी चाहिए। वो अगर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा सके तो उन्हें तो शिक्षा कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारी जो सरकार है वो वन साइडेड सरकार रही है, आदेश आदेश आदेश। हम अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाते रहे हैं पिछले सालों में, स्कूल लेके जाते रहे, एक आध दो स्कूलों को छोड़ दो, तो कहीं पर भी हमें उसका समाधान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप रही है कह रहे हैं, तो क्या हम नई सरकार से उम्मीद रखें? क्योंकि आप पिछली मैं बता सरकार रहा की हूँ, बात कर रहे हैं नई कि सरकार ने भी हुआ। नी जर्क, जैसा कि जैन साहब ने कहा, नी जर्क एक रिएक्शन होता है। आतिश जी ने बोला फीस बहुत बढ़ा दी गई, उन्होंने बिना किसी चीज के दिए ये कर देंगे, लेकिन रूल तो बनना चाहिए। राजिता जी जवाब देना चाह रही हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। इसमें देखिए स्टेक होल्डर कौन था भाई? घर में 2 बच्चों की लड़ाई होती है किसी वजह से, तो पेरेंट एक की शिकायत पे उस बच्चे को सजा नहीं देता, दोनों को बुला करके कहता है क्या बात हुई थी। इन्होंने कहा कि फीस आपने बढ़ा दी, बस ये सारी चीजें बनी। तुम पेरेंट्स को भी तो लाओ बीच में, तुम स्कूलों के कुछ लोगों को लेके आओ। मैं रायता बहुत बाहर फैल, मैं इसमें कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात, जैसे पुरंत सर की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। 2 चीजें सर ने बोली। एक तो ये मैं बिल्कुल अपॉलिटिकल बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने 2 चीज़ बोली कि आम आदमी पार्टी की सरकार के आने से पहले कोई समस्या नहीं थी। यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगी, समस्या तब भी थी, तभी रीजन है जस्टिस अनिल देव कमेटी बैठी थी, और जस्टिस अनिल देव कमेटी की फाइंडिंग्स में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें साफ साफ मैं बता देती हूँ। 2019 तक जो हमारे पास डेटा आया, 1100 करोड़ रुपया उस टाइम पे स्कूलों ने वापस करना था। और यहाँ एक चीज और कर देती हूँ, बार बार हम बात करें 1-2 स्कूल नहीं, 1-2 स्कूलों की समस्या नहीं है। 1-2 स्कूल मीडिया में आ गए तो हम समझ रहे हैं समस्या सिर्फ 2 स्कूलों तक सीमित है। समस्या बहुत भयावह है, पेरेंट्स थक गए हैं। दूसरी चीज जो सर ने बोला कि 31 मार्च तक सबमिशन होता है, जब हम DSCR को पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट डेट ऑफ 17/3 की स्टेटमेंट और 180 की स्टेटमेंट 30 जून इज द लास्ट डेट। बट हो क्या रहा है, कनाइनमेंट्स विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद कहता है कोई बात नहीं, सितंबर तक अपना पेपर दे देना, दिसंबर तक दे देना। और लास्ट ईयर हद हो गई। टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं तो बिल्कुल मतलब बेसिक अगर आप मैं लास्ट में बस बताती चलें। और जैसे सर ने, मैं साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स ये है जो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड हर स्कूल को सबमिट करवाना होता है, जिसको हम टेक्निकल बोलते हैं, DSCR का सेक्शन 17(3) बोलते हैं, और 180 की हम बात करते हैं। उसके अंतर्गत हर स्कूल को अपना कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करवानी होती है। उसकी डेडलाइन क्या है, 30 जून। बट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिली भगत पे ये लोग उस डेट को एक्सटेंड करते गए। एग्जाम्पल, अगर मैं फीस लेट करती हूँ, देयर इज अ प्रोविजन, मुझे लेट फीस फाइन देना होगा, मैं आपकी पर्चियों में भी देख रही हूँ। बट ऐसा जब आप डेट को एक्सटेंड कर रहे हो, जब आपके पास वो प्रावधान है, तो आप फाइन लगा भी देते कि आप 15 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, आप इतने फाइन के साथ तब तक सबमिट करो। विंडो क्लोज करो कि अभी तक इन्हीं स्कूलों ने अपना दिया है वो प्रपोजल, उसके बाद हम कोई और नहीं लेंगे। उसकी सारी डिटेल वेबसाइट पे डालिए, जैसे पेरेंट्स भी अवेयर रहे। मुझे पता है कि आगे आने वाले सत्र में मेरे बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ जाएगी, मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं। दूसरी बात जो सर ने बोला, 2015 के बाद इश्यू बढ़ा, सरकार ने 6 साल फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। मैं सर की बात को पूरी तरीके से काटूंगी, ये प्रूफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पे स्कूलों के ऑडिट किए गए। यस,
क्योंकि ये कोर्ट में केस गया था 2016 में, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था कि उसमें स्कूलों को सेग्रीगेट कर दिया, सरकारी लैंड पे स्कूल और प्राइवेट लैंड पे स्कूल। प्राइवेट लैंड के स्कूलों को हटा दिया, अब सरकारी लैंड मतलब डीडे लैंड के स्कूलों को लिया गया। उसमें भी डीडे लैंड के उन स्कूलों को ज्यादा फोकस वहां पर आ गया जिनके ऊपर लैंड क्लॉज लगता है। लैंड क्लॉज का मतलब होता है जब डीडीए ने उनको लैंड दी, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप फीस बढ़ाने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे। तो ये घट के जो संख्या है मात्र 20% स्कूलों तक फोकस हो गई, और आज जितना गेम चल रहा है 20%। और मैंने क्यों बोला 2015 के बाद, सर ने बोला 6 साल तक नहीं हुआ, मैं ये बात को इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हमने ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। समस्या क्या आई है यहाँ पे, सरप्राइजिंग है, बैक डेट में आप स्कूलों का ऑडिट कर रहे हो। 2021 में ऑडिट करके कह रहे हो, कब का ऑडिट हो रहा है, 2017-18 का ऑडिट करके कहते हैं कि आप अक्टूबर 2021 से या 2022 में आप फीस बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपने उनका टाइमली ऑडिट क्यों नहीं किया? और यहाँ पे अगर हम सरप्राइजिंग देखते हैं, मात्र 350 स्कूलों ने प्रायर अप्रूवल के लिए कम से कम फाइनेंशियल तो सबमिट ही करवाने थे ना, ये तो मेरा लॉ कहता है, बट सबमिट ही नहीं करवाए। किसी भी गिवन ईयर में प्रमिला जी 230 स्कूलों ने ही अपना सबमिशन दिया है। और ये बात सिर्फ, यही बात मैं कह रहा था। ठीक है, एक चीज और ऐड करूंगी, दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये सारे पूरे देश का हम दिल्ली की बात करें। एक चीज और जैसे सर ने बोला स्कूलों के खर्चे, देखिए मैं मानती हूँ स्कूल चलाना है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट आनी है, सबसे हम लोग तैयार हैं। पेरेंट ये नहीं कह रहा मैं फीस नहीं दे रहा, तभी मैं कह रही हूँ पेरेंट सारी फीस दे रहा है, जो लीगल फीस है वो सारी दे रहा है। पेरेंट कभी नहीं कहेगा, स्कूल कहेगा कि मुझे डेवलप करना है, तुम तैयार हो, हाँ जी हम तैयार है, पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। जो आपने बोला ना क्यों नामी गिनामी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? हमें फैसिलिटी चाहिए, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी जेब पैसा है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं पैसा देने को तैयार हूँ। बट समस्या आती है जब हम ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 7th पे कमीशन भी आज की डेट में टीचर्स को नहीं दिया जा रहा। आपके पटल से मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहती हूँ, मुझे पता है आने वाले समय में 8th पे कमीशन के पीछे झगड़ा होगा, फिर दिल्ली में हाहाकार होगा। आज जब कागजों में, शिक्षा विभाग के कागजों में ये साफ साफ है कि टीचर्स को 7th पे कमीशन नहीं दिया जा रहा, आप मुझे बताइए जब वो 8th पे कमीशन के हिसाब से जब फीस बढ़ाएगा तो पेरेंट्स क्यों देगा? ये आप लोगों को शायद सबसे बड़ा कारण ये देखिए, मैं माफ करिएगा, यहाँ आपसे मैं बहुत सी चीजों में एग्री कर रहा हूँ। 7th पे कमीशन इसलिए नहीं दिया जा रहा कि 6 साल फीस नहीं बढ़ी, फीस नहीं बढ़ी। और ये मैं आपसे पर्सनली बैठ करके डिबेट भी कर सकता हूँ। सवाल ये है, वो बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, सर एका दुक्का स्कूल की बात को छोड़ दीजिए। ऑडिट किसका काम करना है? डिपार्टमेंट का। हम ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजते, हम अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। हमारे जो सीए है वो बना करके भेजता है, हमारा अकाउंटेंट बना के भेजता है स्कूलों वालों का, वो देखते हैं। ऑडिट करना उनका, वो ऑडिट कोई नहीं हुआ। और दूसरी, जब फीस नहीं बढ़ी, फिर जब प्रेशर हमने डाला तो एक ऑर्डर आया कि 15% फीस आप बढ़ा लीजिए 2017 में जी। और 2017 में जब हमने कुछ स्कूलों, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपको हर क्लास के एक पेरेंट का होना जरूरी है, डिपार्टमेंट के इतने अधिकारियों का होना जरूरी है, पेरेंट्स का होना चाहिए, और उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए, एंड देन यू एक्सप्लेन व्हाई यू रिक्वायर। नहीं, एक सारी बातें जब हम करते हैं जी, से दखल नहीं दिया, और मैं समझता हूँ कि उसकी अब आवश्यकता है। वो ये है कि देखिए, पिछले ढोल हमें नहीं पीटने चाहिए। बिल्कुल नहीं। लेट अस ड्रॉ ए लाइन टुडे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ दोनों विशेषज्ञों की बातों से, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज की क्या परिस्थिति है, अब आगे क्या, ये लेके हमको चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि स्कूल लेवल पे पेरेंट्स की, टीचर्स की, उन लोगों की, और इवन एम्प्लॉइज, इन सब की एक कमेटी बननी चाहिए। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। स्टेट ये है स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बननी चाहिए, स्टेट लेवल पे कमेटी बननी चाहिए, उसके मीटिंग्स हों और वो बताएं कि ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई स्कूल स्विमिंग की व्यवस्था अपने छात्रों के लिए दे रहा है तो वो 10 रुपए ले सकता है, घुड़सवारी की अगर सेवा दे रहा है तो वो 15 रुपए ले सकता है। इसे एक अवलोकन करके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके आप उसको कर सकते हैं।
और ये बहुत ही साधारण है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कोई मिसाइल का प्रोग्राम नहीं चाहिए। एक्चुअली जो इतनी हम सारी बातें इतनी सुन रहे बातें हैं, कि ऑडिट नहीं हुआ, अरे भाई ऑडिट अगर नहीं हुआ, 93 का जजमेंट, एक माँ बाप देखिए कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसको क्या बिल्कुल बहुत सूक्ष्म में बताता हूं कि जजमेंट ने एक परिपाटी दे दी आपको कि आप कमर्शलाइजेशन नहीं करेंगे, ये फंडामेंटल राइट है, ये है, ये एक बड़ा ब्रॉड स्केल दे दिया। उसके बाद एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन तो स्कूलों को और सरकार को करना। मैं यहां पे बहुत कटु शब्द इस्तेमाल करूंगा, सरकारें और एज वेल एज स्कूल दोनों इस चीज को अचीव करने में फेलियर हुआ है उनका। आपको रिपोर्ट्स भेजनी चाहिए समय पे, ऑडिट नहीं हुआ तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक बार कार्रवाई कीजिए, जिंदगी भर ऑडिट सही समय पे होगा। जब अगर अधिकारी को पता होगा कि ये ऑडिट अगर मैंने 30 तारीख, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक नहीं किया तो ये होगा। आज इनकम टैक्स में अगर मेरी रिटर्न 30 सितंबर को जानी है, ऑडिटेड रिपोर्ट जाती है, अगर मैं नहीं देता हूं तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगता है। क्यों नहीं ऐसा लग सकता? देखिए ये बहुत ही एक साधारण रास्ता है जिस पे चलना है। स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे कमिटीज बनाइए, रेनाउंड एजुकेशनिस्ट ये बैठे हुए हैं, इन लोगों को लीजिए ना, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, इनको लीजिए, इनके एक्सपीरियंसेस है, क्या मजबूत पॉलिसी बन सकती है। और तो और आपको कोविड का वो वक्त अपराजिता जी याद होगा जब कहा गया था फीस बढ़ेगी नहीं, और वो कुछ स्कूलों ने वो फीस वापस की थी। तो उस वापस देने की भी सूचना केवल जो पेरेंट्स हक की लड़ाई लड़ रहे थे उनको मेल में प्राप्त हो गई और उन्होंने क्लेम कर लिया, इसलिए वो फीस उनको वापस मिल गई। यानी अगर आपको उस बच्चे की फीस एक निश्चित दायरे में देनी है या फिर आप चाहते हैं आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, आपको क्या क्लास की लड़ाई कोर्ट में ही लड़नी पड़ेगी? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये होना क्या चाहिए था इसकी जगह कि जैसे ही वो फीस रिटर्न का मामला आया, प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में अपने आप से चली जानी चाहिए थी। अपने आप से, अगर मैं हूं कि मैंने फीस दी है, अगली वाली मेरी फीस लेनी नहीं चाहिए उनको, इस तरह का कुछ होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो वो पैसा स्कूल के पास नहीं रहना चाहिए, एक फंड में चला जाना चाहिए। समथिंग ऑफ एक स्ट्रिक्ट बॉर्डर, आप लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगी। मेरा मानना सिर्फ सूक्ष्म में यही है कि आप इन पॉलिसीज का, इन कानूनों का एक बनाइए, नियमों को बनाइए, रूल्स रेगुलेशंस को बनाइए, और बड़ी मुझे अभी इम्प्लीमेंटेशन जरूर तो होगा ही। अगर कानून अभी एक कदम जो नई सरकार ने शायद उठाया है, कोई ऑर्डिनेंस तैयार हुई है, लेकिन उसमें भी अभी मैं आ रहा था तो मुझे पता चला कि वो भी उसमें समय लग रहा है। और अभी जब ऑडियंस बन गई तो उसको पब्लिक पटल पे रखिए, लोग उससे डिस्कशन करें उस पे अपनी। देखिए जब भी कोई कानून बनता है प्रमिला जी, तो वो पब्लिक के लिए ओपन डिबेट के लिए छोड़ा जाता है, कमेंट दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड का कानून बना तो 1.5 लाख से ज्यादा चिट्ठियां या 1.5 करोड़ चिट्ठियां गई। क्यों? क्योंकि पंप इन करके लोगों से कहा गया कि आप लिखिए। तो ऐसे हर कानून में अगर कोई इनकम टैक्स में तब्दीली होती है तो वो लिख के देते हैं कि भाई आप अपना कानून बन रहा है, अपना सजेशन दीजिए। तो सजेशन देने वाले लोग हैं, हर चीज है, क्यों नहीं अब करने की देरी है। हम 93 से जब चर्चा कर रहे हैं तो नई सरकार में फिर हमको 100 दिन हुए तो थोड़ा, हम उस देश के वासी हैं जहां पर कहा करते गुरु गोविंद दोनों खड़े। कहां गई वो समस्या, वो कहां गई परंपराएं, वो हमारी खत्म हो गई। आज गुरुओं की मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी में तो हम देखते हैं तो चरण भी छू लेते हैं। बिल्कुल। आज वालों को आप देख लीजिए, मुझे नहीं। मैं आप लोगों से सबसे, ये मेरे पास कुछ स्कूलों की फी का स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं चार्जेस आप बोल रही हूँ, तो इसमें से कौन सा लगना ज़रूरी है, कौन सा जायज़ है कौन सा जायज़ नहीं है। जैसे ट्यूशन फीस है, डेवलपमेंट फ़ी है, वॉच एंड वार्ड चार्जेस हैं, स्टूडेंट बेनिवोलेंट फंड है, एजुकेशन एंड फील्ड एग्जीक्यूशन फी है, स्टूडेंट मेडिकेयर फी है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। ये आप इसको आप भी पढ़ते चलिए। मैं आपको 3 चीजें बताता हूँ। सर बता। ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फंड जी, और ये एनुअल चार्जेस, ये लेजिटिमेट चार्जेस हैं। इसके अलावा और उसकी भी ईआरपी और मिड डे मील तो सरकार दे रही है भाई। नहीं, मिड डे मील जो प्राइवेट स्कूल देता है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने जैसे पुरंग सर की बात को मैं सपोर्ट करूँ, टोटल जो हेड्स होते हैं, जब पहली बार आप बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो आई डोंट नो आपने हरिद्वार वगैरह का भी लिया हुआ है, दिल्ली का अगर कोई है तो आपके कुछ चार्जेस होते हैं। 200 रुपए आपका एडमिशन फीस होती है, कॉशन मनी होती है,
और आपका और सर थर्ड क्या है, मैं मिस कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ये कुल मिला के करीबन 750 रुपए बनते हैं। ठीक है, ये 750 आपकी वन टाइम पेमेंट है जब आप बच्चे को एडमिशन कॉशन मनी वापस होगी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारे सर ने जो कोर्ट के ऑर्डर्स का रेफरेंस किया था, कॉशन मनी 500 रुपए वो वापस होती है। जो सर ने कोर्ट का रेफरेंस दिया था उसको मेंशन करते हुए बता रही हूँ, ये हेड्स डिसाइडेड हो गए। जो दुग्गल कमेटी एक बैठी थी उसने एक डिसाइडेड किए। 3 तो ये हो गए। उसके अतिरिक्त कौन से होते हैं? ट्यूशन फीस होती है, एनुअल चार्जेस होते हैं, डेवलपमेंट फीस होती है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। आप मुझे समय दीजिएगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगी। इसके अतिरिक्त जो भी होता है दैट कम्स अंडर ईएमआर लेविस। ईएमआर लेविस ये होता है जो फैसिलिटी ले रहा है, जैसे सर ने बोला किसी को हॉर्स राइडिंग करवानी है, स्विमिंग करवाना है, जो इंटरेस्टेड है उनसे पैसा लीजिए। बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट का। अगर मैं स्कूल का ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हूँ तो स्कूल ट्रांसपोर्ट के पैसे देंगे, अगर मैं यूज नहीं कर रही तो मैं उसका पैसा नहीं दूंगी। अब आपने ये जो लंबी चौड़ी आप जो लिस्ट दिखा रहे हैं, ये मैं फिर कहूंगी मेरा जो भी स्टेटमेंट है वो कोई बात नहीं, दिल्ली कहेंगे। मेरा जो भी स्टेटमेंट है हर स्टेट का लेकर प्रमीला जी, जो मेरा अपना जो भी स्टेटमेंट दे रही हूँ वो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही अपनी स्टेटमेंट दे रखी है। मैं एक तरह से उनकी बात को मैं बोल रही हूँ। उन्होंने रेफरेंस दिया है, उन्होंने बोला है इनके अलावा जितने भी चार्जेस हैं उनको कैपिटेशन फीस में कंसिडर करना चाहिए। कैपिटेशन फीस अब आप देते हैं। अब ये क्या ले रहा है स्कूल? मिड डे मील चार्जेस। ये मिड डे मील चार्जेस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मैंडेटरी क्यों नहीं होना चाहिए? पेरेंट्स से पूछा जाना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि स्कूल में आपको खाना मिले? अगर आप पेरेंट कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पूरन जी कहते हैं नहीं मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, आप कहते हो चाहिए, मतलब जो एग्री कर रहा है आप उनसे चार्ज करें, दूसरे से आप चार्ज नहीं करें। बट समस्या क्या है? समस्या यही है स्कूल इसको मैंडेटरी दिखा के पेरेंट्स से डिमांड करता है और पैसा ले। बात वहीं आ गई, बात वहीं आ गई। प्रमिला जी एक छोटी सी बात, एक लाइन मुझे परमिट करिए, मैं आपकी आज्ञा से करना चाह रहा हूँ। ये बात क्या मेरी बात से नहीं स्वीकृत हो रही कि कमेटी बननी चाहिए, वहां डिसाइड हो भाई ये है तो ये आपकी बात में ऐड कर देती हूँ। आपने जो कमेटी की डिमांड की, जो बिल में भी आ रहा है, जो मेरा डर है, डर क्यों है? क्योंकि मैं 20 साल से हम लोग देख रहे हैं एक्चुअली स्कूलों में इलेक्टेड पेरेंट टीचर एसोसिएशन ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन को बाहर क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? कभी ये प्रश्न आप ये भी पूछिए, क्योंकि जब अगर स्कूलों में फेयर इलेक्शन होके पीटीए होती तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। समस्या ये है फर्स्ट लेवल पे जब छोटा सा आप फर्स्ट एड देके चीजों को, घाव को ठीक कर सकते हो, वो घाव को ठीक नहीं करना, उसको कैंसर बना दिया है। क्यों कैंसर बना दिया है? क्योंकि अगर प्रॉपर पीटीए इलेक्टेड होती तो इतनी समस्या नहीं आती। हो क्या रहा है फिर मैं कहूंगी पेरेंट्स संगठित हैं। आप नहीं, पेरेंट्स संगठित की मैं बात बताऊंगी। मैं यहाँ मतलब जो आवाज उठा रहा हो तो ठीक है, लेकिन कुछ को अपने बच्चों का भी रीजन बताती हूँ प्रमिला जी। मैं इस पीटीए को फिनिश कर दूं। क्यों मैं इस पीटीए पे फोकस करना चाह रही हूँ? क्योंकि पीटीए के फेयर इलेक्शन नहीं होते, स्कूल पिक एंड चूज करता है। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप चुप रहोगे, स्टैम्प पैड की तरह से काम करोगे, जहां कहोगे वहां पे साइन कर देते हो। ऐसे पेरेंट्स को रखता है। आज मेरा डर है आपके पटल में, मैं फिर कह रही हूँ जो मैं पेरेंट्स को समझा रही हूँ, अगर आपके स्कूल में प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से पीटीए का इलेक्शन नहीं हुआ है तो मान के चलिए बिल में, क्योंकि हर लेवल कमेटी में पेरेंट्स की भागीदारिता है। सबसे पहले स्कूल लेवल कमेटी में 5 पेरेंट्स की है। स्कूल क्या करेगा? स्कूल कहेगा मैंने पीटीए इलेक्शन करवा लिया है, मैं 5 ऑलरेडी ये ड्रॉ से चुने हुए हैं, 5 पेरेंट्स इसमें से दे रहा हूँ। 101% होगा। आज ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है सर, ड्रॉ तो। और मैं आपको एक चीज और कह देती हूँ, आजकल नया तरीका है, कोविड नहीं चल रहा, स्कूल वाले गूगल फॉर्म के थ्रू पीटीए इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं वोट दे रही हूँ प्रमिला को, उससे पहले अपने नाम, अपने बच्चे का नाम और सब कुछ दे रही हूँ, और प्रमिला को वोट। यू नो दैट गूगल फॉर्म को इट विल टेक 1 मिनट। आप एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हो। yes. हम तो गवर्न होते हैं, मतलब पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। वो सीक्रेसी रखी जानी चाहिए ना। हम जैसे अब गूगल फॉर्म के थ्रू, इससे रिलेटेड स्कूल वाले, यहाँ पे एक स्कूल को मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी दिल से, सालवान स्कूल। वहां पे आने वाले समय में, अभी हम डीपीएस द्वारका की बात करें, सालवान स्कूल मयूर विहार 80 बच्चे की लाइफ ताक में रख दी है, उनका नाम काटने में तैयार है। क्यों? इन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू कमेटी बना ली, अपनी पीटीए बना ली है।
आप ये बताइए, जो लीगली करेक्ट नहीं है, जो प्रोसेस करेक्ट नहीं है, तो मैं उसको चैलेंज क्यों ना करूं? वहां के डीडी नॉमिनी कहते हैं हमारे पास कोई राइट नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। पीटीए आपने अपनी पसंद से मनाई, डीडी नॉमिनी एबी नॉमिनी कुछ कर नहीं सकते, तो सरकार की आंख का नाक कहां पर है? पेरेंट कहां जाएगा? ये झगड़ा है जो आगे तक जाता है, और अंत में क्या मिलता है पेरेंट्स को? मैं लास्ट में आती हूँ, जो पेरेंट्स संगठित क्यों नहीं है वो भी बताती हूँ। आज एक पेरेंट का नाम कट गया, आज डीपीएस द्वारका के 32 बच्चों का जो आप देख रहे हो, और ये आज की कहानी नहीं है, डीपीएस की लास्ट ईयर भी सेम हुआ था, ऐसा ही ऑलमोस्ट ऐसा ही कोर्ट का ऑर्डर आया था। लास्ट ईयर इन्होंने और क्या किया था, बच्चों के नाम तक अपनी स्कूल की वेबसाइट में डाल दिए थे। डीपीएस द्वारका ने ये काम किया है। पेरेंट्स क्यों संगठित नहीं है? जब उनको देखते हैं ये परेशान हो रहा है, ये परेशान हो रहा है, ये परेशान नहीं है, और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, पेरेंट कहता है राम राम करके अपने बच्चे को पढ़ा लो, 12वीं करवा लो। रोज हम झगड़ों में नहीं जा सकते, रीजन है क्योंकि उसको अपनी जॉब, अपना काम धंधा भी संभालना है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों में, पेरेंट्स में और टीचर्स में ये समस्याएं खड़ी हों। और जिन्होंने भविष्य बनाना है संसार का, सर मैं जो बच्चे को भी बता दूं, बच्चे जब आगे कैसे बढ़ेंगे? आप भी तो स्कूल में पढ़े हो, आप भी स्कूल में पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी स्कूल में पढ़े, पीएम भी पढ़े, लेकिन हम अगर बात फिर वही आती है जी, एक पेरेंट, एक पिता, एक माता जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, वो इसमें कब तक पढ़ेगी? जाओ पहले उसके साइन लेके आओ, उसके साइन लेके आओ, उसके साइन ले आओ, वो क्लास में भेजे बच्चे को या कोर्ट जाए पहले? आज आवश्यकता, मुझे लगता है कि ये डिबेट ऐसी है जो घंटों चल सकती है, क्योंकि हर बिंदु पे 93 से चल रही है आप बता रहे हैं, तो इस पे भी चल सकती है, लेकिन हाँ आप जैसे बता रहे हैं कि लेकिन अब नई सरकार इस मामले में अध्यादेश हैं, वो आप हर चीज का एक और इशू निकल आता है, हर चीज का एक एंगल निकलता है। हमको आज खड़े होके एक नई व्यवस्था के साथ चलने की आवश्यकता है, चेंजेस करने हैं पुरानी व्यवस्था में, जो गलतियां हैं उनको सुधारना है और आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए नई सरकार का भी। जी देखिए, मैं इसको वन साइडेड नहीं होना चाहिए जी, मिल करके उनकी समस्याएं सुने, स्टेक होल्डर्स जितने भी उनके साथ बैठ करके बातचीत करें, नी जर्क रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। क्या इसका हल होना चाहिए? दिल्ली, अगर मैं दिल्ली के सभी पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात अगर मैं रखूं तो मैं ये कहूंगी, नंबर 1, जस्टिस अनिल देव कमेटी का जो आज की डेट में कैलकुलेशन मैं करूं, आज आऊं, मैं सर की बात को यहाँ थोड़ा सा करूंगी, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, सर मिट्टी नहीं डाल सकते, मेरी हार्ड एंड मनी है। जस्टिस अनिल देव कमेटी का जो 2019 तक का कैलकुलेशन 1100 करोड़ बनता था, 9% ब्याज से आज की डेट में आप कैलकुलेट करेंगे 1800 करोड़ बनता है। पहला, वो पैसा पेरेंट्स को वापस दिलवाइए। दूसरा, को ये आम आदमी पार्टी के दौरान जो फीस की हाइक की परमिशन नहीं मिली है, फिर भी स्कूलों ने फी हाइक की, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो भी करीबन 1800 करोड़ 2000 करोड़ बैठेगा। पार्ट 2 का वो 2000 करोड़ भी वापस करवाइए। तीसरी बात, बिल को पब्लिक पोर्टल में लाइए, जैसे सर ने बोला। क्यों? क्योंकि आज ये बिल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों को प्रभावित करेगा। हम नहीं चाहते आगे आगे समस्याएं और बढ़े। हम कह रहे हैं, अनुरोध है, बिल को आप पटल में लाइए और लोगों को अपनी फीडबैक देने के लिए इसको ओपन कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सरकार आज की डेट में तुरंत कभी भी लाएं, आप बिल लाएं, उसको फाइनल आप पटल में करके कुछ भी करें, एक अनुरोध रहेगा कि स्कूलों को क्लियर कट डायरेक्शंस दीजिए कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को किसी तरीके से स्कूल अरेस्ट नहीं करेगा, नाम नहीं काटेगा, बाउंसर्स बुला के बच्चों से या पेरेंट्स के साथ धक्का मुक्की नहीं करेगा। कुछ चीज़ें शांति से सुलझ सकती हैं, तो आइए बैठें, इसको शांति से सुलझाएं, बिनिस्बत इसके कि पेरेंट्स को सड़कों पे उतर के आंदोलन करें। बिल्कुल। लास्ट कमेंट आपसे भी तुरंग साहब की, क्या इसका आपको एक हल नजर आता है? वो नहीं जो अब तक होते आए हैं, नियम बने हुए हैं जी, उनका ठीक तरह से पालन होना चाहिए। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 जो कि पार्लियामेंट का है, उसको अगर हम लेकर के चले, थोड़ा बहुत, और जो डायरेक्टर को पावर है, दैट इज एलजी को जो पावर है, वो अपना इस्तेमाल करते हुए ये देख करके चले कि ये स्कूल हमारे हैं, इनमें अपने बच्चे बड़े, ये राष्ट्र का भविष्य है। अगर हम इनको छोड़ देंगे आज खुले, अगर हम उनके माता पिता झगड़ेंगे, हम इनको बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे? इन्हीं शब्दों के साथ हम आशा करता हूं कि आप लोग सब मिलकर के हमारा भी सहयोग करेंगे, शिक्षा आगे बढ़े। संजय जी, देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज
आवश्यकता आज की ये है कि हम बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में नियमों को लागू करें, स्कूलों को संयम बरतने की सलाह दें। जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं अभी, जैसे कि बच्चों को नहीं बैठाना क्लास में, बाउंसर यूज़ करना, इस तरह का कृत्य असहनीय है। ऐसा एक बहुत सख्त ऑर्डर उनको पहुंचाया जाए सरकार के द्वारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि ये कहा गया, एक समावेशित तौर पे सब लोग मिल के एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं जो कि बच्चों के हित में हो। और निश्चित तौर पे, क्योंकि आज फीस का इशू हम लोग कर रहे हैं, फीस भी उसी तरीके से ली जाए जो जायज़ हो। ऐसा जैसे कि कई डेवलपमेंट फंड्स और वो जायज़ क्या है उसका भी एक कोई खाका होना चाहिए। उसका बिल्कुल एक तरीका होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट फंड है तो उसके लिए वेट करना है। ऐसा नहीं कि एक स्कूल के एस्ट्रोट्रॉफ लगनी है मैदान में जैसे, तो आप उसका बच्चों से पैसा ले। अरे भाई 6 बच्चों ने, मतलब एक बात है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो मुझे ऐसा लगता है हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए पहले चरण से स्कूल लेवल से सोसाइटीज ये कमेटी बना के उस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर सरकार को उसमें बिल्कुल दखलंदाजी और समयबद्ध तरीके से ये तमाम चीजें होना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो लड़ाई, जैसा कि हमें बातों से मालूम चला, लंबी चली आई है, लेकिन और लंबी नहीं चले, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे आपसे सरोकार के एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।